है सब्सक्रिप्शन। हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जो पब्लिक है वो सब्सक्राइब करती है शेयर कैपिटल के लिए। हमारे पास कुछ ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, उसमें से कुछ कैपिटल हम इशू करते हैं और उसी इशूड कैपिटल में से हमारे जो शेयर होल्डर्स है या जो पब्लिक है वो सब्सक्राइब करती है। अब बात ऐसी है कि जितना हमने इशू किए शेयर्स को, क्या उतने के लिए हमेशा सब्सक्रिप्शन आता है? अगर मैंने 10,000 शेयर्स इशू करे तो क्या ऐसा जरूरी है कि 10,000 के लिए ही मेरे पास सब्सक्रिप्शन आया हो? भाई इक्वल भी हो सकता है, 10,000 के लिए भी एप्लीकेशन आ सकती है, उससे ज्यादा के लिए भी आ सकती है और उसके कम के लिए भी आ सकती है। अगर इक्वल है, अगर आपकी इशूड कैपिटल आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बराबर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कभी भी आपकी इशूड कैपिटल ज्यादा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल से, मतलब कि 10,000 शेयर्स आप इशू कर रहे हैं बट 9,000 के लिए आपके पास एप्लीकेशन आ रही है, तो ये केस कहलाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहलाता है? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जब आपकी इशूड कैपिटल आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल से क्या है, ज्यादा है, सब्सक्राइब कैपिटल से ज्यादा है। जैसे कि मैं कह रही हूं कि 10,000 शेयर्स हमने इशू करे लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल हमारे पास कितनी है, सिर्फ 9,000 शेयर्स की, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। बट ये अंडर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ कहां तक का हम वैलिड मान सकते हैं, 90% ऑफ इशूड कैपिटल। अगर इससे कम हो जाता है तो हम यहां पर इस इशू को ही इनवैलिड कह देंगे। ये जो इशू है फिर ये आगे नहीं जा पाएगा, आपको यहीं पे खत्म करना पड़ेगा और जिन लोगों की भी एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव करी है वो सारी एप्लीकेशन मनी वापस करनी होगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन। भाई ये तो चलो ठीक है, अगर कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई हमारे पास 10,000 शेयर्स तो है ना, अगर 9,000 के लिए भी एप्लीकेशन आ गई तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपने इशूड तो करे हैं 10,000 बट आपके पास सब्सक्राइब आ गए हैं 15,000 से आपके पास एप्लीकेशन आ गई है, तो यहां पर आप कौन सा सिचुएशन कह रहे हो, यहां आप सिचुएशन कह रहे हो कि जब आपकी इशूड कैपिटल कम है लेकिन सब्सक्रिप्शन ज्यादा आया है, लोग ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब इस सिचुएशन के साथ आप कैसे डील करोगे? तो अब इस ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ डील करने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जनरल सी बात है कि आपके पास भाई हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक फ्रूट सेलर है, उसके पास 5 किलो सेब हैं, 6 किलो लेने के लिए आए हैं लोग, तो वो क्या करेगा, उसके पास तो सिर्फ 5 किलो सेब ही है ना बेचने के लिए, तो वो 5 के 5 बेच देगा। जो 1 किलो और एक्स्ट्रा लेने के लिए आए होंगे उनके सामने क्या कर देगा, हाथ जोड़ देगा, जी हमारे पास नहीं है, आप जा सकते हैं। तो पहला तो सिंपल सोबर सा जो तरीका है वो यही कि अगर कभी भी ज्यादा डिमांड आ जाती है, भाई ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, तो हमारा पहला सॉल्यूशन तो यही है, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन, कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं आप उन्हें रिजेक्ट कर दो। जैसे कि मैं कह रही हूं कि मेरे पास इशूड यहां पर कितने हैं, 10,000 शेयर्स हैं, बट सब्सक्रिप्शन मेरे पास कितने शेयर्स का है, 15,000 शेयर्स का है, तो एक्स्ट्रा कितना है, 5,000। तो हम यहाँ पर 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को क्या कर देंगे, सीधे सीधे रिजेक्ट और उनकी एप्लीकेशन मनी रिफंड। सिंपल सी बात। बट वहीं पे अगर मैं कहूं कि नहीं यार, बातचीत खराब नहीं करनी है, बातचीत खराब नहीं करनी है, अपने जो पब्लिक आई है अगर हमारे पास शेयर्स मांगने के लिए, अगर आज हम उन्हें वापस लौटा देंगे, खाली हाथ लौटा देंगे, तो वो दोबारा हमारे पास नहीं आएंगे। तो और हमें तो इन लोगों के साथ बातचीत बना के रखनी है, क्योंकि पैसों की जरूरत तो हमें कल को दोबारा भी पड़ सकती है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि सभी लोग हमारे साथ बने रहें। तो अब क्या करें, तो अब एक काम कर सकते हैं अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे विच इज नोन एज प्रोराटा। दूसरा हमारे पास जो रास्ता है वो है प्रोराटा। प्रोराटा इज प्रपोर्शन में बांटा। प्रपोर्शन में बांटा मतलब प्रोपोर्शन में बांटा इसकी यार किसी को भी ना देखो खाली हाथ नहीं भेजना है। तो जो हमसे 3 शेयर मांग रहे होंगे हम उनसे कहेंगे कि हम आपको 3 शेयर्स नहीं दे सकते, आप 2 शेयर से काम चला लो। मतलब हम सबको देना चाहते हैं, हम सबको बांटना चाहते हैं थोड़े थोड़े शेयर्स। ठीक है। अब जैसे कि क्या है कि आप 3 फ्रेंड्स बैठे थे, पिज्जा खाने के लिए बैठे थे, अब आप तीनों ने अपना अपना डिसाइड कर रखा था कि यार कौन कितने कितने स्लाइसेस खाएगा। बट अचानक से अगर आपका एक और फ्रेंड आ गया या 2 और फ्रेंड आ गए, अच्छा नहीं लगता ना कि यार वो खाली बैठ के आपको देख रहे हैं सिर्फ। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि यार थोड़ा थोड़ा सब में बांट देते हैं ताकि सारे दोस्त मिलकर खाएं, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी हम यही चाहते हैं कि हमारी पब्लिक आई है, बहुत
आई है बहुत ज्यादा अप्लाई करके, मतलब बहुत सारे शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया, तो हम खाली हाथ किसी को नहीं भेजेंगे, हम सब में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये काम होता कैसे होगा? अब देखो आपके पास कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई? 15,000। और आपके पास शेयर्स कितने हैं? 10,000। तो यहीं से हम एक रेशो निकालेंगे। अब वो रेशो क्या है हमारे पास? 3:2। वही वाली बात कि जो हमसे 3 शेयर मांग रहे थे हम उन्हें कितने शेयर्स दे देंगे? 2। जो हमसे 6 शेयर्स मांग रहे होंगे उन्हें हम कितने शेयर्स देंगे? 4। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और दिस इज नोन एज प्रोराटा। और यही हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब तीसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? अब तीसरा ऑल्टरनेटिव कहता है इट इज द हाइब्रिड ऑफ ऑल्टरनेटिव 1 एंड ऑल्टरनेटिव 2। यानी कि इसमें दोनों चीजें चलेंगी। अब जरूरी नहीं है ना, मुझे नहीं लग रहा कि मेरे कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि यार उन्हें शेयर्स देने चाहिए। मुझे देना तो यहाँ पर 10,000 से ज्यादा एप्लीकेंट्स को शेयर्स हैं, बट मुझे कुछ शेयर्स वालों के लिए लग रहा है, कुछ शेयर होल्डर के लिए लग रहा है कि इन्हें शेयर्स नहीं देने चाहिए। तो ऐसे में मैं क्या करूंगी, कुछ शेयर होल्डर्स की, कुछ एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन मनी कर देंगे हम रिजेक्ट, और कुछ के साथ हम लगाएंगे क्या? प्रोराटा। कैसे भाई? अगर मैंने कहा कि एक काम करो 3,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो, और बची हुई 12,000 एप्लीकेशंस जो आपके पास हैं उनके साथ लगा दो प्रोराटा फॉर 10,000 शेयर्स। यहां लगा लो प्रोराटा। यानी कि आपके पास एप्लीकेशन कितनी है अब? 12,000, और शेयर्स कितने हैं आपके पास? 10,000। तो यहां अब आप क्या लगाएंगे? रेशो 6:5। यानी कि जो आपसे 6 शेयर्स मांगेंगे अब आप उन्हें कितने शेयर्स देंगे? 5। तो यहां पर आपने कॉम्बिनेशन यूज किया, आपने किसी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, जिसको रिजेक्ट कर दोगे पैसा वापस, और जिनको रिजेक्ट नहीं करोगे उनके साथ क्या लगाओगे? प्रोराटा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट, कि 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, अंडर और ओवर। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ एक चीज चेक करनी है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी हो रही है तो अलॉटमेंट वैलिड है, और आपने जितने के लिए अप्लाई किया है बस उतने ही शेयर्स के साथ आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन का तो 3 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो। दूसरी सिचुएशन, सब में थोड़ा थोड़ा बांट दो, प्रोराटा लगाओ और एक रेशो कैलकुलेट करो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तीसरी सिचुएशन, कुछ को रिजेक्ट और कुछ के साथ क्या लगाओगे? प्रोराटा। ठीक है, क्लियर हो गया? सो क्वेश्चन नंबर 23 है, Citizen Watches Limited invited applications for 50,000 shares of ₹10 each, payable ₹3 on application for an allotment and the balance on first and final call. So सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास ये आई है कि 50,000 शेयर्स आपने इशू किए हैं और ₹10 का एक शेयर है, जिसमें 3 की एप्लीकेशन है, 4 की अलॉटमेंट है। तो बताइए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की होगी? 3 रुपए की। आगे लिखा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। अब आपको पहचानना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स की है, ये अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर सब्सक्रिप्शन? ये कॉन्सेप्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो वही 3 रास्ते हैं, हमें क्वेश्चन से पता चलेगा कि उन्होंने कौन सा ऑल्टरनेटिव अडॉप्ट किया है। एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स। Application were accepted for 50,000 shares and remaining applications were rejected. फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, उन्होंने कहा पहले आओ पहले पाओ, जो 50,000 एप्लीकेशन थी उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया और बाकियों को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। All the calls were made, आपने सारे पैसे मांग लिए हैं। अब इसका मतलब क्या है? All calls were made मतलब आपने जितने भी ये किस्तें मांगी हैं वो सारी की सारी आप मांग चुके हो। And received, पैसा मिल भी गया है, except, अब यहां आया एक ट्विस्ट, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स, कि जब आपने ये फाइनल कॉल मांगी थी ना तो 500 शेयर्स पर पैसा मिला ही नहीं। ये आपके लिए एक नई चीज है कि हमें पैसा मिला नहीं। एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, प्लस यहां पर हमें ये बात पता चली कि सारा पैसा नहीं मिला है, कुछ शेयर्स पे अभी पैसा मिलना बाकी है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहली एंट्री किस चीज की होती है भाई? अब तो हमें याद हो गई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब फिर से ध्यान रखिए क्या आया है आपके पास, किस चीज का पैसा? एप्लीकेशन का। कितने की एप्लीकेशन है? 3 रुपए की, बट शेयर्स कितने हैं? एप्लीकेशन तो आपके पास 60,000 शेयर्स की आई ना। यहाँ पे मैं पता थोड़ी था कि मैं करना क्या है,
जब स्टार्टिंग में हम बुकिंग ले रहे होते हैं तब तो हम सबके शेयर्स की एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, कि जिस जिस लोग ने खरीदे हैं सब आके अप्लाई कर दो, तो सब लोग पैसा देके जाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो जितने शेयर से एप्लीकेशन आई है आपको उतने से ही एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ डिसाइड नहीं होता कि कितनी एप्लीकेशन को हमने एक्सेप्ट करना है। तो आपके पास टोटल पैसा आया है 1,80,000, ठीक है। उसके बाद अब सेकेंड एंट्री में ही हमें पता चलता है कि हमें करना क्या है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये एंट्री तो आप करते ही हो, है ना। आपके पास कितना पैसा है? 1,80,000। शेयर्स कितने हैं आपके पास? लेकिन शेयर्स तो 50,000 ही है ना, तो कैपिटल में पैसा भी सिर्फ 50,000 शेयर्स का ही डाल सकते हो। तो यहां पर 50,000 इंटू कितने से एप्लीकेशन है? 3। तो यहां तो देखो 1.5 लाख रुपए ही जाएंगे, बट अभी भी डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है ना, कितने से? 30,000 से। वो 30,000 किस चीज का एक्स्ट्रा होगा भाई? आपके पास 10,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा थी, 3 रुपए के हिसाब से पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है, 30,000 ही एक्स्ट्रा है ना। जिन लोगों को आपने शेयर्स ही नहीं दिए, क्या उन लोगों का पैसा आप अपने पास रख सकते हो? नहीं, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो जब आपके पास पैसा आया था आपने बैंक को डेबिट किया था, अब जब आप उस पैसे को वापस करेंगे तो आप बैंक को क्रेडिट करेंगे उसी 30,000 से। कैसे निकला है 30,000? 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन 3 रुपए के हिसाब से। बात समझ आई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज समझोगे, रटोगे तो भूल जाओगे। नेक्स्ट, एप्लीकेशन का काम आपने कर दिया है, अब अलॉटमेंट कॉल करनी है। तो अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं सबसे पहले। क्या प्रीमियम है क्वेश्चन में? तो प्रीमियम को इग्नोर करते हुए चलेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब बताइए जरा कितने से आप अलॉटमेंट कॉल करेंगे? 50, 60 या 10? अब आपको पता है ना आपके पास कितने शेयर्स है। स्टार्टिंग में फर्स्ट एंट्री में नहीं पता था, 60,000 से एंट्री करी। अलॉटमेंट सेकेंड एंट्री करते ही पता चल चुका है कि कितने शेयर्स रह गए हमारे पास? 50,000। तो अब आप 50,000 से अलॉटमेंट कॉल करेंगे 4 रुपए के हिसाब से, 2 लाख, ठीक है। अलॉटमेंट के टाइम पे तो सारा पैसा आपको मिल गया है। तो फोर्थ एंट्री आपकी किस चीज की हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से? 2 लाख से, ठीक है। अब फिफ्थ एंट्री किस चीज की है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो यहां हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा कि 500 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला था। क्या जब तक लोग नहीं देते पैसा तब तक हमें पता चल जाता कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया? जब तक ड्यू डेट नहीं होती। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ना लिखा होता है ड्यू डेट। जिस दिन वो इलेक्ट्रिसिटी वाले सबके घर में पर्चे बांटते हैं ना, बिल बांटते हैं, उस दिन उन्हें पता होता है कि कितने लोग पैसे नहीं देंगे। जब उनकी ड्यू डेट्स निकलती जाती है तब पता चलता है ना। आप जो पहली एंट्री करते हो ये तो आप मांगने की एंट्री करते हो कि भाई कॉल ड्यू हो गई है, पैसा दे दो। उन्हें बताते हो, उन्हें एक रिमाइंडर देते हो। तो भले ही पैसा आपको 500 शेयर्स पे नहीं मिला है, लेकिन पैसे आप पूरे 50,000 शेयर्स पे ही मांगेंगे, ठीक है। तो पहली एंट्री आप ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पे? पूरे 50,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 3 रुपए की कॉल है, ठीक है। 1.5 लाख आने चाहिए, बट हमें एक बात पता चल चुकी है कि सारा पैसा तो नहीं आया है। हाँ जी, तो एंट्री तो हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है? आपको कितना पैसा मिलने वाला है? 1.5 लाख। आपको 1.5 लाख मिलने वाला है, ठीक है। बट हाँ जी, बट 500 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा। तो कितना पैसा मिल गया होगा? 48,500 रुपीज आपको मिल गए होंगे। इस एंट्री को करने का एक और तरीका भी हमारे पास, एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्स इन एरियर्स। क्या होता है? कॉल्स इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, जो पैसा मिलना था लेकिन मिला नहीं। कभी अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी देखना, वहां पे लिखा होता है एक बॉक्स में एरियर्स। अगर आपका कोई पुराना बिल बकाया होगा तो उसके अंदर पैसा लिखा होगा। तो एरियर्स का मतलब क्या होता है? जो पैसा नहीं मिला, ड्यू हो चुका था लेकिन मिला नहीं है। तो अगर आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करते, हालांकि इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी आगे दोबारा से बताऊंगी, बट फिर भी यहां पर भी उसको सुनते हुए चलो। यहां मैंने ना ये
सिंपली ये लिख दिया कि इतना पैसा मिल गया है और अभी भी आपका शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अकाउंट ओपन है। आप देख रहे हो आपने इस अकाउंट को 1.5 लाख से डेबिट किया है, बट क्रेडिट तो 1,48,500 से किया है ना। ये अकाउंट ओपन है, जबकि शेयर्स पे सारा पैसा आ चुका है, कॉल कर चुके हैं हम। यहाँ पर आप देखो हर जगह पे आप अकाउंट को पूरी तरीके से क्लोज करते हो। अगर 2 लाख से डेबिट किया है तो 2 लाख से क्रेडिट किया है, बट ये अकाउंट ओपन है ना। तो अगर हम नहीं चाहते कि यार अकाउंट्स ओपन रहे और जो पैसा नहीं मिला उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, तो इस एंट्री को आप ऐसे भी कर सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, मैंने इसको डेबिट क्यों किया है? क्योंकि ये हमारा एसेट है, ये पैसा ड्यू हो चुका है, मिला नहीं है, ये हमारी इनकम है जो हमें फ्यूचर में मिल सकती है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया है? डेबिट किया है। अमाउंट कैसे लिखोगे? यहाँ पे आप पूरे 1.5 लाख लिखोगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने। यहाँ आपको जितना पैसा मिल चुका है वो, और जो पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर्स। समझ आ गई? तो आपको दोनों तरीके से करना आना चाहिए, क्वेश्चन जो है कैसा भी आए। क्लियर हुआ कैसे करते हैं एंट्री? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और पहचानेंगे कि कौन सा सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो कौन सा ऑल्टरनेटिव हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन इज सोनी मीडिया लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, payable 3 on application, 4 on allotment and the balance on first and final call। तो सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल कर आई है कि 50,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, 10 रुपए का शेयर है, 3 एप्लीकेशन पे है, 4 अलॉटमेंट पे है और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना बचा था भाई? साफ साफ पता चल रहा था आपको, 10 में से 7 गए 3। आगे देखते हैं, आगे लिखा है एप्लीकेशंस फॉर रिसीट फॉर 1 लाख शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन कितने की मिली आपको? 1 लाख शेयर्स की, एंड द अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। अब 1 लाख की एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर? ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि इशूड कैपिटल आपकी कम है और सब्सक्राइब्ड कैपिटल ज्यादा है, तो आपके लिए कौन सा सिचुएशन है? ओवर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन है। अब इसके साथ डील कैसे करना है उसके लिए आगे लिखिए कुछ बातें। Applicants for 60,000 shares were allotted 30,000 shares. Applicants for 40,000 shares were allotted 20,000 shares. अब यहाँ पे उन्होंने कुछ कैटेगरी वाइज चीज बता दी ना। अब मैं यहाँ से आपको एक नई चीज सिखाने जा रही हूँ। हम प्रोराटा अलॉटमेंट सीख रहे हैं। बेसिकली उन्होंने किसी का पैसा वापस तो नहीं किया ना, कहीं पे भी क्वेश्चन में ये लिखा है कि हमने पैसा वापस कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि जिसने हमसे 60,000 शेयर्स मांगे उसको हमने 30,000 शेयर्स दे दिए, जिसने हमसे 40,000 शेयर्स मांगे उसको हमने 20,000 शेयर्स दे दिए। क्या कहीं पे भी रिजेक्शन दिखा आपको? रिजेक्शन कहीं नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली सेकंड ऑल्टरनेटिव अप्लाई किया गया, प्रोराटा अलॉटमेंट। बट प्रोराटा अलॉटमेंट के साथ साथ यहाँ एक और बात है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। अनुपम टू whom 1,000 shares were allotted from category first failed to pay the allotment money। एक अनुपम नाम का बंदा है जिसको हमने 1000 शेयर्स अलॉट कर रखे हैं, जो कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है, उसने हमारी अलॉटमेंट मनी नहीं दी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम अभी क्वेश्चन में समझेंगे। हमें एंट्री करनी है सिर्फ अलॉटमेंट तक की, ठीक है। भले ही हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में खुद स्पेसिफाई किया कि कहां तक एंट्री करनी है? अलॉटमेंट तक। तो मुझे पता है कि मुझे 4 एंट्री करनी है सिर्फ, ठीक है। तो 4 एंट्री का स्पेस छोड़ते हुए आपको बाकी जितना भी काम करना है वो किस में करेंगे आप? वर्किंग नोट में, ठीक है। अब पहली चीज तो ये कि यहाँ पर ना आपको कुछ कैटेगरीज दी हुई है, तो यहाँ पर मैं आपको एक टेबल बनाना सिखाती हूँ जो आपके आगे भी काम आएगी। कैटेगरी, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, और क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा पैसा रहा होगा, हो सकता है कुछ वापस भी करना पड़ा हो, तो रिजेक्शन, ठीक है। ये एक्सेस मनी है और ये रिजेक्शन मनी है। ये हमारे पास एक टेबल है जो हम बनाना सीख रहे हैं। उसके क्या कॉलम्स है? कैटेगरी, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एक्सेस और रिजेक्शन, ठीक। आपके पास शेयर्स अप्लाइड कितने हैं भाई? 1 लाख, और अलॉट कितने हैं? 50,000। तो पहले यही टोटल आपने लिख लेना है, ठीक है। अब उन्होंने कैटेगरी 1 में ये बोला कि एप्लीकेंट्स फॉर 60,000 शेयर्स अलॉटेड 30,000 शेयर्स। जिन एप्लीकेंट्स ने हमसे 60,000 शेयर्स मांगे, उन टोटल एप्लीकेंट्स को हमने सिर्फ कितने शेयर्स अलॉट किए? 30,000। कितने एक्स्ट्रा शेयर्स हैं अभी भी? 30,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है। आपने स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही मनी मांगी होती है, कौन सी? एप्लीकेशन मनी। तो आपके पास उन 30,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से कितना पैसा एक्स्ट्रा है? तो यहां पर आप लिखोगे 30,000 इंटू 3,
आपके पास टोटल 90,000 रुपीज एक्स्ट्रा है। क्यों एक्स्ट्रा, कैसे निकाला, 60 - 30, ठीक है, सिंपल। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में उन्होंने क्या बोला, 40-20 है ना, एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स अलॉटेड ओनली 20,000 शेयर्स। जिन्होंने हमसे 40,000 शेयर्स मांगे उनको हमने 20,000 शेयर्स देके वापस भेज दिया, तो उनका भी तो पैसा एक्स्ट्रा होगा, कितना, 20,000 शेयर्स पे, और 20,000 शेयर्स पे कितने के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से, यानी कि 60,000। तो टोटल आपके पास कितना पैसा एक्स्ट्रा है, 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। अब देखो ये क्या बात है, ये बात ऐसी है कुछ कि सपोज आप जैसे स्कूल वगैरह में अपने जाते हो, तो अपने स्कूल में आप फीस डिपॉजिट करने जाते हो। मान लो कि आपकी जो फीस है वो है लगभग 4,100 रुपए, ठीक है, 4,100 रुपए आपकी फीस है, बट आप 4500 रुपए लेकर आप अपने फीस काउंटर पे पहुंचे। आप 500 का नोट था, उनके पास खुला नहीं था, भाई 4,000 तो ठीक है, अब आपको 4,100 रुपए जमा करने थे, आप 500 का नोट लेके गए थे उसके लिए भी, तो 400 रुपए आपको वापस मिलने थे। बट जब आप फीस काउंटर पे पहुंचे तो उनके पास खुले 400 रुपए नहीं थे, तो उन्होंने आपसे क्या कहा, उन्होंने आपसे ये कह दिया कि ऐसा करो, आपने नेक्स्ट मंथ की फीस भी तो जमा करनी है ना, नेक्स्ट मंथ में ये 400 रुपए हम आपके एडजस्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट मंथ जब आपको फिर से 4100 रुपीज हमारे पास डिपॉजिट करने आना है, तो 400 रुपए आप कम दे देना। दैट मीन्स आप कितने पैसे लेकर पहुंचोगे उनके पास, 3700। बात समझ आ रही है कि सपोज आपकी फीस थी 4100, लेकिन आप 4500 रुपए लेकर पहुंचे, 4500 रुपीज लेके पहुंचे, उनके पास खुले पैसे नहीं थे, तो उन्होंने आपको पैसे वापस नहीं करे, और क्योंकि आप आगे भी उनको पैसा देने वाले हो, क्योंकि अभी आप हो उनके मेंबर, तो उन्होंने आपसे कहा कि ये 400 रुपए आगे एडजस्ट कर देते हैं। बात समझ आ रही है, यस और नो। ऐसे यहां पर भी तो देखो, इन 60,000 एप्लीकेंट्स को उन्होंने 30,000 शेयर्स देके निपटा तो दिया है, लेकिन तब भी 30,000 शेयर्स पे 90,000 एक्स्ट्रा तो है ना, तो उन्होंने क्या कहा कि आगे अभी एप्लीकेशन ही तो दिया आपने, आप अलॉटमेंट भी दोगे, फर्स्ट कॉल भी दोगे, तो ऐसा करते हैं आपके इस पैसे को हम आगे एडजस्ट कर लेते हैं। भाई एक्स्ट्रा पैसा आया है तो क्वेश्चन अराइज होता है ना कि पैसा वापस करना है या नहीं करना है, तो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा होता तो अलॉटमेंट तक ट्रांसफर कर सकते हो। बात समझ आ रही है। हमारे पास इस वाले पहली कैटेगरी वालों का 90,000 एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि क्या करना है इस 90,000 का, वापस करना है या रखना है। अगर क्वेश्चन बोले कि वापस करना है तो वापस करना पड़ेगा, बट अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो एडजस्ट करना होता है, लेकिन अप टू अलॉटमेंट ओनली। तो हो सकता है कि आपके पास इतना पैसा एक्स्ट्रा हो कि आपकी फर्स्ट कॉल भी पूरी हो रही हो, लेकिन जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करेगा कि फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर करना है, तब तक हम नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ कहां तक करेंगे, अलॉटमेंट तक, ठीक है। बट मुझे ये चेक करना होगा कि पैसा एक्स्ट्रा आया कितना है। देखो जिनको मैंने 30,000 शेयर्स दिए हैं, इन फ्यूचर अलॉटमेंट भी तो 30,000 पे ही मांग सकती हूँ, है ना, तो 30,000 पे अगर मैंने अलॉटमेंट मांगी 4 रुपए के हिसाब से, तो कितना पैसा मांगना है, 1,20,000 मांग सकते हैं, और पैसा एक्स्ट्रा कितना है, 90,000, कम है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा अलॉटमेंट में ट्रांसफर हमने कर दिया। अब हमें कितने पैसे देंगे, 1,20,000 हम मांग रहे हैं, 90 उनका आया हुआ है ऑलरेडी, तो वो आगे हमें 30,000 रुपए दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड कैटेगरी वालों से देखें, हमने 20,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से पैसा मांगना है, कितना आएगा, 80,000 हम मांग रहे हैं, 60,000 आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वो 20,000 दे देंगे, ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो पैसा वापस करना पड़ता। सपोज अगर ये 60 की जगह पर 1 लाख होता तो मांग तो हमसे 80 सकते थे, बट यहाँ 1 लाख है ना, तो 20,000 मुझे वापस करने पड़ते हैं। बट सारे के सारे उतने पैसे हैं जितने अलॉटमेंट में हम मांग सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा पैसा कहां चला जाएगा, ये पूरा ट्रांसफर किया जाएगा कहां, अलॉटमेंट। बताइए ये बात समझ आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, जो आगे भी हमारे काम आने वाली है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एंट्री, क्योंकि जो काम हमें करना था हम कर चुके हैं। चलिए बताइए फर्स्ट एंट्री क्या रहती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स पर एप्लीकेशन आई है, शेयर्स 1 लाख शेयर्स मांगने आए थे ना, तो आपको फर्स्ट में एंट्री तो उतने से ही करनी होती जितने से अप्लाइड होते हैं। 1 लाख पे 3 रुपए के हिसाब से मेरे पास 3 लाख रुपए आए हुए हैं। सेकेंड एंट्री में हम ये पता लगाते हैं कितने लोगों का पैसा रखना है, कितनों का वापस करना है, या कितनों का अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया हुआ है, 3 लाख। टू, कहां ट्रांसफर किया जाता है ये पैसा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हो, बट शेयर कैपिटल में कितने शेयर्स का पैसा ट्रांसफर करते हो, आपने अलॉट कर रखे हैं,
आपने अलॉट ही 50,000 की है, तो 50,000 इंटू कितने की एप्लीकेशन मनी, 3 रुपए की, इसका मतलब 1.5 लाख। बट डेबिट क्रेडिट तो इक्वल आ ही नहीं रहा, 1.5 लाख से डिफरेंस आ रहा है। ये 3 लाख में से 1.5 लाख का एडजस्टमेंट तो आपने कर दिया, बचे हुए 1.5 लाख का क्या हुआ? क्या आपने किसी को पैसा वापस किया? नहीं, आपके पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है ना 1.5 लाख ही, यही 1.5 लाख का आपने क्या किया है, टू अलॉटमेंट। तो आप ये मानकर चल रहे हो कि 1.5 लाख रुपए की अलॉटमेंट मनी आपके पास आ चुकी है। तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना जाएगा, 1.5 लाख। बताइए, बात समझ आई? चलो, ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री हो गई हमारी। फिर उसके बाद अब क्या करते हैं, थर्ड में अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स है आपके पास, 50,000 या 1 लाख? मांग सकते हैं हम अलॉटेड मनी 50,000 से ही, 50,000 शेयर होल्डर से ही मांग सकते हैं, क्योंकि उतने ही शेयर्स है हमारे पास। कितने के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से, यानी कि 2 लाख। अब आपको कुछ याद आ रहा है अलॉटमेंट से रिलेटेड? एक इंफॉर्मेशन दी क्वेश्चन में, का है अनुपम टू whom 1000 shares were allotted failed to pay the allotment money। एक हमारा शेयर होल्डर है अनुपम, जिसके पास 1000 शेयर्स है, उसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी। मैंने वैसे आपको कराया है केस कि अगर पैसा नहीं मिलता तो क्या करते हैं, माइनस करके लिख देते हैं। बट यहाँ पे किस्सा कुछ अलग हो गया है। जरूरी है उसने पूरे पैसे नहीं दिए होंगे? भाई मुझे 1000 पे 4 रुपए के हिसाब से 4000 लेने थे उससे अलॉटमेंट के नाम पे। बट वो एक ऐसा शेयर होल्डर है जो कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है, जिनका कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी तो आया हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 4000 में से हो सकता है 2000 आ चुके हो, 1500 रुपए आ चुके हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक वर्किंग नोट सिखा रही हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है वो, 4 स्टेप का हमारा वर्किंग नोट है वो, ठीक है। चलो देखो जरा, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है रेशो ऑफ अलॉटमेंट, कि आपने शेयर्स बांटे कैसे हैं। उसके लिए रेशो निकलती कैसे है, अप्लाइड रेशो अलॉटेड। कितने के लिए अप्लाई किया और कितने अलॉट हुए, तो बताइए अप्लाई कितने के लिए हुआ था। अब ये रेशो भी कैसे निकलेगी, 2 चीजें हमारे पास, वो कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है, उसमें क्वेश्चन में लिखा है क्लियरली कि वो कैटेगरी 1 को करता है। तो कैटेगरी 1 में ये रेशो चलेगा, यानी कि 60,000 रेशो 30,000, इसका मतलब 2:1। जो 2 शेयर मांग रहे हैं उसको हमने 1 शेयर दिया है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप, शेयर्स अप्लाइड बाय अनुपम। तो अनुपम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा भाई, उसको अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 1000। ये तो हमने उसको अलॉट करे, उसने मांगे कितने होंगे, मांगने की रेशो कितनी है, 2, और देने की रेशो कितनी है, 1। ये बात ध्यान रखेंगे आपकी कैसे लिखना होता है। सपोज यहाँ पे लिखा होता शेयर अलॉटेड बाय अनुपम, मुझे अलॉटेड निकालना होता तो अलॉटेड वाली रेशो ऊपर हो जाती, जो निकालना है उसकी रेशो ऊपर लिखते हैं, ये ध्यान रखना। अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड की रेशो ऊपर लिखेंगे, अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड की रेशो ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, 2000 शेयर्स के लिए। यहां तक बात समझ आ गई, पक्का। चलो आगे, थर्ड स्टेप। अब अगर उसने हमसे 2000 शेयर्स मांगे तो हमने उससे कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली होगी, मांगे कितने, 2000 शेयर्स उसने हमसे मांगे ना, मांगे कितने, अप्लाइड 2000 शेयर्स मांगे 3 रुपए के हिसाब से, वो हमें 6000 रुपए देके गया होगा, वो हमें 6000 रुपए देके गया होगा। हम कितना पैसा उसका अपने पास रख सकते हैं, जितने हमने उसको शेयर्स दिए हैं। हमने उसको 1000 शेयर्स दिए हैं, तो हम उसको कितना पैसा रख सकते हैं, सिर्फ 3000। तो ये 3000 रुपए उसके क्या हो गए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जिसको आपने कहां ट्रांसफर किया है, पैसा कहां गया, अलॉटमेंट पे। क्या, अब आखिरी स्टेप, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब कितनी अलॉटमेंट आप उससे मांग रहे हो, भाई आपने 1000 शेयर्स दिए ना उसे, 4 रुपए की अलॉटमेंट है आपकी, आप उससे 4000 रुपए मांग रहे हो, ठीक है। बट ऑलरेडी उसका कुछ पैसा आपके पास रखा हुआ, आपके पास उसके ऑलरेडी 3000 रुपए रखे हुए हैं, तो उसने कितना पैसा नहीं दिया, सिंपल सी बात।
बात समझ आ गई आप लोगों को? ये 4 स्टेप मैंने जो आपको बताया, इसने ये बताया कि कितना पैसा नहीं मिला। अब देखो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था फीस का कि आपको 4500 लेके गए थे, 4100 ही फीस थी, तो आपने 400 रुपए एडजस्ट कराए और नेक्स्ट मंथ वही 400 रुपए आपने कम दे रहे थे तो 3700 डिपॉजिट करने थे। तो अगर आपने नेक्स्ट मंथ फीस नहीं दी होगी तो उन्हें पता है कि आपने 3700 नहीं दिए क्योंकि आप एक सिंगल शेयर होल्डर हो। बट यहाँ पे जब मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट लिखा हुआ है ना, तो इसमें सबका पैसा है। इन 90,000 में से आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका 3000 एक्स्ट्रा आया हुआ था, तो मुझे आपकी एक सिंगल बंदे की कैलकुलेशन करनी थी, इसलिए मुझे अलग से ये काम करना पड़ा। समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। प्रोराटा में हमें ये काम करना ही करना है। और ये कब करना होता है? जब प्रोराटा लगता है और आपका पैसा एक्स्ट्रा होता है और वो वहां तक जाता है जो कॉल आपको नहीं मिली। जैसे कि आपका एक्स्ट्रा पैसा कहां तक गया था? अलॉटमेंट तक। और अलॉटमेंट मनी नहीं मिली ना, तो हमें ये काम करना पड़ा। सपोज कॉल मनी ना मिली होती तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो मुझे ये काम करना ही नहीं पड़ता, मैं सीधे सीधे माइनस कर देती। क्यों? क्योंकि मेरे पास फर्स्ट कॉल का पैसा एक्स्ट्रा था ही नहीं, तो मुझे निकालना क्यों था? ये मुझे क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि मुझे जानना था कि कितना एक्स्ट्रा है, तभी तो मुझे पता चलेगा कितना पैसा नहीं आया है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ये पता ही नहीं था कि उसने कितना पैसा नहीं दिया है। ठीक है, बात समझ आ गई? अब हम कर सकते हैं अपनी लास्ट वाली एंट्री। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखो कितना अलॉटमेंट में पैसा आना है, ध्यान से समझना इस चीज को, ये एंट्री भी हमारी इंपॉर्टेंट है। 2 लाख रुपए आने थे, 2 लाख, हम 2 लाख मांग रहे थे, 1.5 लाख ऑलरेडी आ चुका है, 1.5 लाख तो ऑलरेडी आ ही गया था एप्लीकेशन के टाइम पे, प्लस 1000 रुपए मिले नहीं है, तो कितने रुपए मिल गए होंगे? 49,000 मिल गए होंगे। बात समझ आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको इसको तैयार कर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज फोरफीचर ऑफ शेयर्स। लास्ट क्लास में हमने एक तो टॉपिक था हमारा कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, और एक टॉपिक था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बेसिकली हम ये तो सीख चुके हैं कि शेयर्स कैश में या अदर देन कैश में किस तरीके से इश्यू किए जाते हैं। बट एक प्रॉब्लम और आती है शेयर्स के साथ, वो ये कि कई बार लोग हमारा पैसा नहीं देते। भाई पैसा एडवांस में दे रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कई बार जब हम लोग हमारा पैसा नहीं देते तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, अगर तुम बैंक का लोन नहीं चुकाते हो, तुमने कोई कार लोन ले रखा है, कोई हाउस लोन ले रखा है, तो बैंक क्या करता है? फिर आपका वो एसेट छीन लेता है आपसे, और आपने जो भी पैसा उसको अब तक पे किया होता है, चाहे वो एज अ बुकिंग अमाउंट होता है, एज अ डाउन पेमेंट होता है, या कोई एक आपने इंस्टॉलमेंट भी दे दी हो अगर, तो वो सारा का सारा पैसा भी बैंक का हो जाता है, प्लस आपका एसेट भी उनके पास चला जाता है। यही होता है, शेयर्स वाले भी यही करते हैं, बिल्कुल कंपनी के अंदर भी यही किया जाता है कि जब हम अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगते हैं, हम अलॉटमेंट मांगते हैं। देखो एप्लीकेशन तो हर कोई देता है, एप्लीकेशन के बाद ही तो शेयर होल्डर बनने की उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है, तो एप्लीकेशन कोई ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। जो एप्लीकेशन नहीं दे रहा वो हमारा शेयर होल्डर भी नहीं है। ठीक है, तो अगर हमने अलॉटमेंट मनी मांगी, हमने कॉल मनी मांगी और लोगों ने वो हमें नहीं दी, तो उसके बाद हम लोगों को रिमाइंडर देते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को नोटिस दिया जाता है। तो एक जो मिनिमम नोटिस पीरियड होता है वो होता है 14 डेज का। हम 14 डेज का एक नोटिस पीरियड उन्हें जारी करते हैं कि आपका जितना भी पैसा एरियर्स में चल रहा है, अगर आपने वो पैसा नहीं चुकाया विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड हमने डिसाइड किया हुआ है, अगर क्रेडिट ना, क्योंकि वहां पर वो आपकी एक लायबिलिटी थी कि आपने उनको शेयर्स दिए, बदले में उनसे पैसा लिया है। यहां आज आप उन्हीं शेयर्स को कैंसिल करने जा रहे हो, तो क्रेडिट को कैंसिल क्या करता है? डेबिट। तो आप यहाँ पे शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट। सिर्फ उतने ही शेयर से जितने शेयर्स आपको कैंसिल करने हैं, इनटू कितने अमाउंट से? देखो अगर मेरा 10 का शेयर था, मैंने उनसे 8 रुपए ही मांगे हैं, मैंने 2 रुपए तो मांगे ही नहीं ना, तो उन 2 रुपए के बारे में तो मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती हूँ। तो हमेशा मल्टीप्लाई भी किससे करना है? कॉल्ड अप से। अगर 10 में से 8 रुपए मांगे हैं तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब इस कॉल्ड अप अमाउंट में 2 बातें होंगी। सपोज को शेयर था, 8 रुपए आपने मांगे, ये कॉल्ड अप हो गया। मैं कह रही हूं इस कॉल्ड अप में 6 रुपए मिल चुके हैं, 2 रुपए नहीं मिले हैं, तो आपको यहाँ पे उस 8 रुपए को बांट के दिखाना भी है। ठीक है, तो जो पैसा मिल गया होता है, मैंने कहा 8 में से 6 मिल गए हैं, तो जो पैसा मिल गया है ना, अब वो तो आपके लिए फायदा हो गया ना, आपके पास शेयर्स भी आ गए और आपने जो अब तक उनसे पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ था वो भी आपके पास आ चुका है। तो आप एक न्यू अकाउंट ओपन करते हो जिसका नाम है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट।
या शेयर फॉरफिटेड, कुछ भी बोल सकते हो। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा पैसा आता है? जो आपको रिसीव हो चुका है। ये हमने क्रेडिट इसलिए किया है, बेसिकली आप इसे अपनी इनकम भी कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि जब तक ये शेयर्स दोबारा बिकेंगे नहीं ना, तब तक आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी और पर्पस के लिए, क्योंकि हो सकता है बेचते टाइम हमें कुछ नुकसान हो जाए, तो उस नुकसान की भरपाई यहीं से की जाएगी। ठीक है, तो अलग से उस पैसे को हम इकट्ठा करके रखते हैं, जितने भी शेयर्स हम छीनेंगे उसके लिए हम अलग से इकट्ठा करेंगे पैसा, शेयर फॉरफिटेड या फॉरफिटेड शेयर्स के नाम से। ठीक, अब जो पैसा नहीं मिला, अब आपने कॉल ना हमेशा आप ड्यू करते हो, पैसे मांगते हो ना, सबसे पहले आप करते हो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, तो आप वहां पर अपनी कॉल को ड्यू करते हो। आज वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला है, तो आप उसको क्रेडिट करके क्या करते हो? खत्म करते हो। तो टू शेयर अलॉटमेंट अगर अलॉटमेंट नहीं मिली, टू शेयर कॉल अगर कोई कॉल नहीं मिली, और कॉल्स इन एरियर्स, अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन किया होगा तो आपको इसके नाम से एंट्री करनी होगी। ठीक है, मैंने आपको सारी बात समझा दी। बीच में एक प्रीमियम भी लिखा हुआ है मैंने, वो तो मैंने बताया ही नहीं। प्रीमियम का किस्सा क्या है? अगर क्वेश्चन, जब भी आप फोर फीचर का क्वेश्चन करें, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन प्रीमियम का है या नहीं। अगर क्वेश्चन प्रीमियम का नहीं है तो इग्नोर करिए इसे। जब प्रीमियम है ही नहीं तो हमें लिखना क्यों है? बट अगर प्रीमियम है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको दो बातों का ध्यान देना है। क्या प्रीमियम मिल गया है या प्रीमियम नहीं मिला है? अगर प्रीमियम मिल गया है तो भी इसे इग्नोर कर देना, इसको देखना ही मत, अगर मिल गया तो। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला तो आपने ना सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी ओपन करके छोड़ा हुआ है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते हो, बट मिलने थोड़ी वाला है, शेयर तो छीन लिया तुमने। तो अगर प्रीमियम नहीं मिला तो इसको आपको डेबिट करके क्लोज करना होता है। अभी कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम मिल गया या नहीं मिल गया है? मैं कह रही हूं कि 8 में से 3 रुपए अलॉटमेंट पे थे, 1 रुपए ना उसमें प्रीमियम है, और मुझे अलॉटमेंट मनी मिली नहीं है, तो क्या प्रीमियम मिला होगा? जब आपने प्रीमियम मांगा जिस कॉल पे, अगर वो कॉल ही नहीं मिली तो इसका मतलब आपको प्रीमियम भी नहीं मिला। तो अगर वो कॉल नहीं मिलती है तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला है, तो सिर्फ उसी केस में आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना है। अगर प्रीमियम मिल गया है या क्वेश्चन प्रीमियम का है ही नहीं, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी एक जनरल एंट्री है फोर फीचर की, चाहे आपके शेयर्स पार पे हो, चाहे आपके शेयर्स प्रीमियम पे हो। ठीक है, बस प्रीमियम का इस्तेमाल कब करना है? व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, अदरवाइज एंट्री आपकी विदाउट प्रीमियम ही चलेगी। ठीक है, ओके। अब जब आपने शेयर्स को प्रॉफिट कर लिया है तो इसको ना आप अपने पास रखते नहीं, हम इनको री इशू करते हैं। अब देखो, जब आपने पहली बार शेयर्स को इशू किया था ना, तो हमने सिर्फ दो ही तरीके पढ़े थे शेयर्स को इशू करने के, पार या प्रीमियम। भाई नई चीज है, नई चीज या तो जितने की थी हमने उतने की बेच दी या फायदे में बेची, बट कभी भी नुकसान के बारे में नहीं सोचते वहां पर हम। लेकिन जब कोई चीज सेकेंड हैंड हो जाती है तो नुकसान के चांसेस होते हैं। तो यहाँ अब आपके शेयर सेकेंड हैंड नहीं हो गए हैं, आपने किसी से शेयर्स फॉरफिट करके अब आप दोबारा री इशू कर रहे हो ना उसे, आप उसे री इशू करने जा रहे हो, तो सेकेंड पार्टी आ गई या नहीं आ गई? तो ऐसे में 3 केसेस बन सकते हैं री इशू के टाइम पे। या तो आपका शेयर जितने का था उतने का ही चला गया, री इशू के टाइम पे भी नो प्रॉफिट नो लॉस, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल। यहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट के केस नहीं होता है, एक ही बार पेमेंट होती है, तो बैंक टू शेयर कैपिटल सीधे हमने दे दी, कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं लिखना होता। अगर आपका शेयर्स री इशू के टाइम पे भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे चला गया, बहुत अच्छी बात है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये तो होता है, प्रीमियम हमारे लिए फायदा होता है, उसको क्रेडिट करते हैं। बट अगर नुकसान पे चला गया, डिस्काउंट पे चला गया, तो क्या दिक्कत है? पैसा है हमारे पास इकट्ठा किया हुआ, हमने जब शेयर्स छीने थे तो हमने कुछ पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ था, तो अगर कभी नुकसान होता भी है तो उस नुकसान की भरपाई यहां से हो जाएगी। तो अगर नुकसान पे शेयर्स इशू करते हो, री इशू करते हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, री इशू की एंट्रीज क्लियर हो गई, बहुत सिंपल सा केस है। अब लास्ट एंट्री क्या कहती है? लास्ट एंट्री है गेन ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, चाहे केस कोई सा भी हो, ये एंट्री करनी होती है लास्ट में, ये क्लोजिंग एंट्री है, समझ लो आपकी। ठीक है, आप चाहे कोई से भी केस से एंट्री करते हो, आपको ये एंट्री करनी है अगर आपने शेयर्स री इशू कर दिए हैं तो। अब ये एंट्री कहती है कि कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको री इशू के टाइम पे फायदा हो रहा हो, जितना पैसा आपने यहाँ इकट्ठा किया जरूरी थोड़ी उतने का ही नुकसान हुआ हो, है ना, हो सकता है कोई पैसा आपका बच गया हो, तो वो गेन ऑन री इशू आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, forfeited amount upon में forfeited shares into reissue shares minus loss on reissue। कितना पैसा आपने इकट्ठा कर रखा है, कितने शेयर्स पे किया था वो, इनटू अभी फिलहाल कितने शेयर्स रीइश्यू कर दिए हैं, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा हम सारे शेयर्स बेच दें, धीरे धीरे करके ही बेच सकते हैं, माइनस इन शेयर्स के रीइश्यू पे कितना नुकसान हुआ आपको,
वो, तो ये अमाउंट आपका आ जाता है। तो ये सब अमाउंट को गिवन होता है कि मतलब कितना लॉस हुआ, वो हम खुद कैलकुलेट करते हैं, खुद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको सिर्फ बेसिक एंट्रीज बता दी हैं, आपको पूरी क्लैरिटी क्वेश्चन के साथ ही आएगी, पर मैंने आपको लॉजिकली ये बता दी कि कौन सी चीज डेबिट और क्रेडिट हो रही है और क्यों हो रही है, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं पहले। Alpha Limited forfeited 900 equity shares of rupees 100 each for the non-payment of allotment money of 30 per share and the first call of rupees 20 per share. The second and final call of 25 has not been made. The forfeited shares were reissued for 90 per share, 75 paid up. हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ आ गया? चलिए अब इसे अपने तरीके से समझाती हूँ मैं। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि 900 इक्विटी शेयर्स हैं जो हम फॉरफिट करने जा रहे हैं, ठीक है। 100 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। उन्होंने कहा क्यों हम शेयर छीनने जा रहे हैं, क्योंकि 30 रुपए की अलॉटमेंट मनी, 20 रुपए की फर्स्ट कॉल, ये पैसा हमें मिला ही नहीं है, ठीक है, और 25 रुपए की सेकंड एंड फाइनल कॉल है, वो हमने मांगी नहीं है। तो जो चीज मांगी नहीं है उसे तो हटा दो बिल्कुल। तो इसका मतलब आपने जो शेयर्स छीने हैं वो इन दो कॉल्स की वजह से छीने हैं कि उसने अलॉटमेंट नहीं दी और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। आपने मांगा कितना पैसा, इसका मतलब 100 में से 25 रुपए तो आपने मांगे ही नहीं ना, तो आपकी कहानी 100 से नहीं अब 75 से शुरू होगी कि आपने 75 रुपए मांगे, 75 में से 50 रुपए आपको मिले ही नहीं, तो कितने मिल गए, इसका मतलब 25 रुपए आपको मिल गए। जब भी फोरफीचर करो ना, फोरफीचर रीइशू, यही पता लगाना है क्या मिल गया और क्या नहीं मिल गया। अगर आपने इस बात का पता लगा लिया, आपने 80% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, फिर तो बस 20% एंट्री का काम है। तो हमें पहली एंट्री करनी होती है, तो उसके लिए हमें यही जानना जरूरी है। अब री इशू की क्या बात है उसे हम बाद में एक बार और देखेंगे, पहले फॉरफिट कर लेते हैं। तो आपकी पहली एंट्री क्या होगी भाई, इक्विटी शेयर्स है ना, तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम है, बात तक नहीं हुई, तो हमें भी बात नहीं करनी उससे। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, और क्या क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिली तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। कितने शेयर्स फॉरफिट करने जा रहे हो, 900 शेयर्स, ठीक है। कितना पैसा मांग चुके थे जो उन्होंने नहीं दिया, 75 रुपए पूरे मांग लिए थे आपने, तो 67,500 रुपीज आपने मांगे थे टोटल, ठीक है। अब फॉरफिटेड शेयर्स में वो पैसा आता है जो मिल गया। कितना पैसा मिल गया है, सिर्फ 25 रुपए, तो ये हो गया आपका 22,500, ठीक है। और क्या क्या नहीं मिला भाई, 900 इंटू अलॉटमेंट कितने की है 30, 27,000, और आपकी फर्स्ट कॉल कितनी है 900 इंटू 20, 18,000। तो ये हो गई आपकी फॉरफीचर की एंट्री, being 900 shares forfeited for the non payment of allotment and first call. नरेशन क्लियर? अब रीइशू की बात करते हैं। भाई देखो रीइशू में उन्होंने ये बोला these shares were reissued at 90 per share for 75 paid up, ये बोला। अब एक बात ना बिल्कुल गांठ बांध लेना और अपने माइंड में फिट कर लेना, जहां पर भी पेड अप री इशू के टाइम पे पेड अप अगर कॉल्ड अप लिखा है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने शेयर्स इतने के दिए हैं, शेयर कैपिटल में इतना पैसा ट्रांसफर किया है, यानी कि जो आप अपने शेयर होल्डर को सामान दे रहे हो ना, वो सामान की कीमत तो इतने की है, बट आपके पास जो पैसा आ रहा है वो आपको उन्होंने कितना दे रखा है 90 पर शेयर। आपने शेयर तो 75 रुपए का दिया है, पैसे उनसे 90 रुपए लिए हैं, तो फायदे में हो तुम नुकसान में, एज अ कंपनी आप फायदे में हो भाई, सामान तो 75 का जा रहा है, पैसे 90 रुपए मिल रहे हैं। तो ऐसे ये जो फायदा है, इस फायदे को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बस पता लग गया कि आपने 75 का शेयर 90 पर शेयर में इशू कर दिया, तो पैसा आपके पास 90 के हिसाब से आएगा या 75? बिल्कुल, फायदा है तो 90 के हिसाब से आएगा। तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। आपने 900 शेयर्स री इशू करे हैं 90 के हिसाब से, तो 81,000 शेयर में, लेकिन आप 75 के हिसाब से पैसा डालोगे तो 67,500, 15 रुपए का हुआ आपको फायदा जो है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम।
यानी कि 13,500। क्लियर? ओके। अब मैंने आपको क्या बात बोली थी कि चाहे आपका कोई सा भी केस हो, आपको लास्ट में एक एंट्री करनी होती है, तो वो एंट्री है आपकी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये अमाउंट निकाला कैसे जाता है? इस अमाउंट को निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, बट उस फॉर्मूले का इस्तेमाल पता है कब करना है? जब आपने जितने शेयर्स फॉरफिट करे हैं उससे कम री इशू करे हो। यहाँ तो हमने 900 ही फॉरफिट किए, 900 ही री इशू कर दिए, तो आपका अमाउंट डायरेक्टली निकलेगा। आपने कितना फायदा यहाँ पर इकट्ठा करके रखा हुआ है? 22,500। क्या आपको री इशू के टाइम पे कोई नुकसान हुआ है? तो ये सारा का सारा आपका फायदा हो गया है, 22,500, और आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। So X Limited forfeited 100 shares of ₹10 each, 8 called up, issued at a premium of 2 per share to Rahul, on which he had paid the application money of ₹5 per share for the non-payment of allotment money of 5 per share including premium। तो मैंने बहुत सारी बातें बोल दी ना एक साथ, चलो थोड़ा सा इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहली बात जो आपको बताई गई वो ये दैट एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स। जो आपके काम की बात है वो ये कि 100 शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है, और किस तरीके से? 10 रुपए का एक शेयर है, 8 कॉल्ड अप है, तो भाई 10 का शेयर है, 8 कॉल्ड अप है, तो हमें तो कॉल्ड अप से मतलब होता है। आप जानते हैं कि इस कॉल्ड अप में से कितना पैसा मिल गया और कितना नहीं मिला। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। अच्छा, ये जो 8 रुपए कॉल्ड अप है ना, ये जो हमारा शेयर था ये 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया गया था, विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। इस 8 में से 5 रुपए की तो एप्लीकेशन मनी थी जो कि हमें मिल चुकी है, एंड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, और 3 रुपए और 5 रुपीज की अलॉटमेंट मनी थी इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये नहीं मिला है। तो यहां तक हमें क्वेश्चन के अंदर पता चला कि 100 शेयर छीने गए हैं, 10 का शेयर था, 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया था, 8 रुपए कॉल्ड अप है, और 8 में से 5 रुपए की एप्लीकेशन मनी है, और 3 रुपए की देखा जाए तो अलॉटमेंट मनी है, क्योंकि 2 रुपए प्रीमियम के अलग से है। ठीक है, आगे लिखा है out of these 70 shares were reissued to Sanjay for 7 per share as 8 called up। ये फिर से for जो 7 per share लिखा है ये एक्स्ट्रा लिखा है, मिसप्रिंट है। आपका क्वेश्चन सिर्फ इतने तक का ही है, for 7 per share as 8 called up। मतलब अब कॉल्ड अप से क्या मतलब है? पेड अप जहां पर भी लिखा हो तो ये समझ जाना कि शेयर इतने का है। 8 रुपए का शेयर आपने कितने में री इशू कर दिया है? 7 रुपए में री इशू कर दिया, तो 1 रुपए का आपको क्या हुआ है? लॉस। ठीक है, तो बेचे आपने कितने शेयर है? पहली बात तो 70। ठीक है, और वो भी कैसे? 8 का शेयर 7 में बेच दिया, 1 का क्या हो गया? लॉस। ठीक है, पिक्चर क्लियर हो गई कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो, जब भी आप क्वेश्चन करते हो प्रीमियम का, आपको स्टार्टिंग में पता चल गया कि क्वेश्चन में प्रीमियम है, आपको ये देखना है पहले कि क्या प्रीमियम आपको मिल चुका है। अगर क्योंकि प्रीमियम मिल गया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो हम इग्नोर कर देते, बट इस क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पे था और अलॉटमेंट ही नहीं मिली, तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला होगा। तो आपको यहाँ पे एक एंट्री करनी है, क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले अपनी जो जनरल एंट्री है सिंपल वो करते हैं। जब प्रीमियम नहीं मिलता है तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तो डेबिट करना होता है, तो आप यहाँ लिखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, और यहां पर आप एक न्यू अकाउंट ओपन करते हो जिसमें कौन सा पैसा आता है? कौन सा पैसा होता है? वो पैसा मिल गया है। ठीक है, और जो पैसा नहीं मिला, क्या नहीं मिला? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई सबको? अब बारी आती है अमाउंट की। लॉजिकली चीजों को समझोगे तो कभी भी अमाउंट गलत नहीं करोगे। आप कितने शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हो? 100 शेयर्स को। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? जितना पैसा मांग लिया है। मांगा कितना है? सिर्फ 8 रुपए, तो 8 रुपए से ही तो कैंसिल कर पाओगे 800। इन्हीं 100 शेयर्स पे कितने का प्रीमियम नहीं मिला? 2 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला है। यहां कौन सा पैसा आता है? जो मिल गया है। 100 शेयर्स पे आप कहते हो एप्लीकेशन मनी मिल गई है तो 500, और अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ नहीं मिली तो इसलिए 100 × 5। आगे बराबर? चलो, अब अगला काम क्या करना है?
70 शेयर को री इशू करना है। कैसे? 8 का शेयर 7 में बेचा गया, नुकसान है। अब आपको पता है शेयर इशूड एट लॉस की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। जो री इशू के टाइम पे नुकसान होता है वो इसी अकाउंट से पूरा किया जाता है, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट कैपिटल। ठीक है, 70 शेयर बेचे 7 रुपए के हिसाब से 490। 70 शेयर पे 1 रुपए का नुकसान हुआ 70 शेयर 8 रुपए के हिसाब से गया है। 70 शेयर्स को हम आपने कैपिटल कितने की दिया है? 8 का शेयर दिया आपने एक, तो टोटल कितने हो गए? 560। यहाँ तक क्लियर? अब आपको लास्ट एंट्री किस चीज की करनी होती है भाई? जिन शेयर्स को आप री इशू कर चुके होते हो उनका अगर कोई गेन रह गया है री इशू के टाइम पे, तो उसको कहाँ ट्रांसफर करना होता है? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है भाई, क्योंकि अभी कुछ शेयर्स बाकी है। आपने जिन शेयर्स को फॉरफिट किया हुआ है उनको री इशू भी कर दिया है ना, बट जिन शेयर्स को आपने अब तक री इशू नहीं किया, आप उनका पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो आपको निकालना होगा कि कितना पैसा हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। कैसे निकालते हैं? देखो, आपने कितना पैसा फॉरफिट कर रखा है? 500 फॉरफिट कर रखा है। कितने शेयर्स पे? 100 शेयर्स पे। बट आपने बेचे तो सिर्फ 70 ही है ना। माइनस आपको लॉस कितने का हो चुका है? 70 का ही। तो बताओ भाई, 350 माइनस 70, 280 का प्रॉफिट हो गया। सो क्वेश्चन इज, अ शेयर ऑफ ₹100, अ शेयर एक ही शेयर है, of ₹100 issued at a premium of 10 on which 80 was called including the premium and 60 including the premium was paid, has been forfeited. These shares were afterward reissued as fully paid up for ₹70. सिर्फ एक ही शेयर की बात हो रही है कि कोई एक शेयर है हमारे पास, 100 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का प्रीमियम, हमने उस पे 80 रुपए मांगे इंक्लूडिंग द प्रीमियम, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 70 + 10 रहा होगा। हमें प्रीमियम सेपरेट ही रखना होता है हमेशा। अब उन्होंने कहा कि 70 में से 60 वॉज पेड, 80 में से 60 वॉज पेड इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसका मतलब आपको 50 तो ये वाले मिले हैं और 10 ये वाले मिल चुके हैं। ठीक है, तो जो मिल गया है उसे तो भाई हटा दो, उससे में मतलब नहीं है। अब बात आती है कि 70 में से 50 रुपए दे दिए, तो कितने नहीं दिए भाई? 20 रुपए नहीं दिए। ठीक है, उसके बाद आपने इन्हीं शेयर्स को रीइश्यू कर दिया है फुल्ली पेड पे। फुल्ली पेड का मतलब है अगर एक शेयर 100 का है तो 100 का शेयर आपने 100 पे ही बेचा, सामान आपने 100 का ही दिया है लेकिन 70 रुपए में। 100 का शेयर आपने 70 में दे दिया, तो सीधे सीधे आपको 30 रुपए का क्या हो गया है? लॉस हो गया है। ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे? अब इस केस में मुझे बताओ, दोनों क्वेश्चन प्रीमियम के थे, यहां प्रीमियम मिला ही नहीं था, हमने देखा अलॉटमेंट नहीं मिली तो प्रीमियम भी नहीं मिला, उन्होंने कहा कि प्रीमियम मिल गया है, तो अब क्या डिफरेंस आएगा? सबसे पहले बेसिक एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जस्ट बिकॉज प्रीमियम मिल चुका है, बिल्कुल इग्नोर करना, हमें लिखना ही नहीं है। तो 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 2, क्या नहीं मिला? उन्होंने नाम बताया क्या? कुछ नहीं बोला उन्होंने, कुछ नहीं बोला, तो हम अपने पास से नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स। जब आपको ना पता हो ना कि क्या चीज नहीं मिली है, तब भी कॉल्स इन एरियर्स यूज करना है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या नहीं मिला। उसके बाद एक ही शेयर है ना, और आपने उस पर कॉल्ड अप कितना किया था? प्रीमियम नहीं देखना है, कितना कॉल्ड अप है? 70, क्योंकि 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम था, और 70 में से कितना पैसा मिल चुका है? सीधे सीधे 50, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और कितना नहीं मिला है? 20। बात समझ आ गई? उसके बाद सेकेंड एंट्री, बेचने की, आपने लॉस पे बेचा है, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 2, क्या दे रहे हो? शेयर कैपिटल। उन्होंने कहा शेयर तो 100 रुपए का ही दिया है, पैसे सिर्फ 70 रुपए आए हैं, 30 का नुकसान हो गया। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। सारे के सारे शेयर्स बेच दिए यहाँ आपने, सारे, एक ही तो था यार, एक ही तो था, एक का एक शेयर आपने बेच भी दिया, तो इसका मतलब तो पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा जितना भी बचेगा। तो भाई आपके पास टोटल कितने पैसे थे? 50। कितने का नुकसान हो गया? बचे कितने? 20। हो गया कंप्लीट। समझे? समझ आ गए दोनों क्वेश्चन, प्रीमियम रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड?
आप लोगों ने फोरफीचर और री इश्यू ऑफ शेयर सीख लिया है, ठीक है। आपने ये सीखा कि जब हम री इश्यू करते हैं तो उस टाइम पे जो शेयर है वो डिस्काउंट पे या लॉस पे भी री इश्यू हो जाता है। बट हमने एक चीज नोटिस नहीं करी कि कितना डिस्काउंट हम मैक्सिमम दे सकते हैं यहाँ पर। तो आपने देखा कि जब भी हमें डिस्काउंट हो रहा होता था री इश्यू के टाइम पे, तो हम एक एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी कि जब भी लॉस हो रहा है या जब भी डिस्काउंट आ रहा है तो हम एक नया अकाउंट जो हमने फोरफीचर के टाइम पे ओपन किया था टू फॉरफिटेड शेयर्स के नाम से, उसको डेबिट कर रहे हैं। याद करो फोरफीचर की एंट्री क्या होती, फोरफीचर की एंट्री थी, अगर मैं शॉर्ट पे फटाफट लिखूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब आप शेयर्स को फॉरफिट करते हो तो आप ये एंट्री करते हो जनरली, इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड या प्रीमियम है ही नहीं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स टू कॉल्स इन एरियर्स। भाई ये वाले अकाउंट और ये वाले अकाउंट को तो हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग से जानते हैं, जब से हमने शेयर्स पढ़ना शुरू किया। हमने ये वाला अकाउंट सिर्फ और सिर्फ शेयर फोरफीचर के टाइम पे पढ़ा कि जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तब इस नए अकाउंट को ओपन करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस शेयर को हमने फॉरफिट किया है उस पे हमने कुछ पैसा रिसीव करके रखा हुआ है, और जो पैसा हम रिसीव कर चुके हैं उसको हम सेपरेट अकाउंट में यहाँ पे लिख कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि कल को जब इन शेयर्स को हम बेचने जाएंगे तो कुछ नहीं पता कि हो सकता है ये जितने का है उतने के बिक जाए, हो सकता है फायदे में बिक जाए, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि नुकसान में बिक जाए। तो हम क्यों अपने शेयर्स पे नुकसान करें जिन शेयर्स को हम ऑलरेडी एक बार इश्यू कर चुके हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये एक अकाउंट ओपन है कि जब भी हमें री इश्यू के टाइम पे कोई लॉस होगा तो इस वाले अकाउंट से उसको हम कॉम्पेंसेट कर लेंगे। तो जब भी आपने लॉस में शेयर्स को री इश्यू किया तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट, और जितने से नुकसान हुआ उतने से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहां से आपने पैसा निकाल लिया। पर कितना डिस्काउंट अलाउड कर सकते हैं? क्या कभी आपने ऐसा देखा कि सपोज यहां पे तो 10 रुपए है, यहां पे 10 रुपए है, लेकिन यहां आपने 11 रुपए लिखे हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लॉ, हमारा कंपनीज एक्ट हमें परमिट ही नहीं करता ये चीज। उसने हमें बता रखा है कि देखो, जब आप पहली बार शेयर्स इश्यू करते हो ना, फर्स्ट टाइम, तो आप डिस्काउंट पे शेयर इश्यू कर ही नहीं सकते। हमारा सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हमें अलाउड ही नहीं करता कि आप शेयर डिस्काउंट पे इश्यू करो। बस सेक्शन 54 अलाउड करता है, वो भी किस केस में? स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में, कि आप सिर्फ अपने कंपनी के हार्डवर्किंग एम्प्लॉइज को स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकते हो मार्केट रेट से कम रेट पर, इसलिए वहां अलाउड है, लेकिन पब्लिक को नहीं दे सकते। सेक्शन 53 बिल्कुल अलाउड नहीं करता, ठीक है। लेकिन री इश्यू के टाइम पे ये काम हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि री इश्यू के टाइम पे आपके पास पैसा रखा है उस नुकसान की भरपाई के लिए, ठीक है, लेकिन जितना पैसा है सिर्फ उतने का ही डिस्काउंट दे सकते हो। तो हमें कंपनीज एक्ट ने एक लिमिट सेट कर दी है कि आप री इश्यू के टाइम पे, हम तुम्हें मना नहीं कर रहे कि आप डिस्काउंट पे इश्यू मत करो, कर दो, री इश्यू आप कर सकते हो डिस्काउंट पे, लेकिन मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी है? द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स। आप सिर्फ उतना ही डिस्काउंट अलाउड कर सकते हो जितना आपके फोरफीचर अकाउंट में रखा हुआ है। यानी कि अगर यहाँ पे 10 रुपए हैं तो सिर्फ 10 रुपए तक का ही आप डिस्काउंट अलाउड कर सकते हैं। उसको 10 रुपए का शेयर है, 10 में से 3 रुपए मिल गए और हमारे पास 7 रुपए नहीं मिले, सीधी सी बात, 10 में से 3 मिल गए, 7 नहीं मिले, तो जितने मिल चुके हैं वही है आपका मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, ठीक है। और अब बात आती है, फिर ये तो बात समझ आ गई। अब दूसरी बात आती है कि चलो आपने ये तो बता दिया कि डिस्काउंट कितना अलाउड कर सकते हैं, मिनिमम री इश्यू प्राइस कितनी होनी चाहिए। अब सीधे सीधा आप यहाँ पे देखो, अगर मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि 10 में से 3 रुपए मिल गए हैं और इतने का ही डिस्काउंट दे सकते हो, अगर 10 में से तुम 3 का डिस्काउंट दे दोगे तो कम से कम तुम्हें शेयर कितने का इश्यू करना पड़ेगा? 7 का। तो इसका मतलब मिनिमम री इश्यू प्राइस कितनी होती है कि जितनी भी आपकी फेस वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर, या मैं इसको बोल दूं अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर लिखना, लेकिन ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, ठीक है। जैसे कि आपकी फेस वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपए, 10 में से 3 रुपए पर शेयर आपको मिल चुका है, तो कितने की आपकी री इश्यू प्राइस होनी चाहिए? 7, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, और लास्ट ईयर पूछा भी गया है, ठीक है, एमसीक्यू के अंदर। तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर, वर्बली हो जाएगा,
55, page number 8.128. A share of rupees 10 originally issued at par on which application and allotment money of rupees 5 was received. तो वो कह रहे हैं कि 10 में से 5 रुपए आपको मिल चुके हैं और 5 रुपए फिर क्या होंगे, नहीं मिले होंगे। तो पूछ रहे हैं कि बताओ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है। 5 रुपए का मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है और री इशू प्राइस कितनी होगी, 5 ही, क्योंकि 10 में से 5 गए 5 ही आएगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने कहा अ शेयर ऑफ रुपीज 10 ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 1, 10 रुपए का शेयर था लेकिन 1 रुपए का साथ में अब प्रीमियम भी है, ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग द प्रीमियम वॉज रिसीव्ड, और कितने की है वो मनी, 5 रुपए की। अब वो कह रहे हैं कि आपको इसमें से 5 रुपए मिल गए हैं इंक्लूडिंग द प्रीमियम। अब बताइए कि कितना मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है। फेस वैल्यू में से देखना होता है आपको 10 में से, देखो प्रीमियम को तो हम अलग लेकर चलते हैं, प्रीमियम का अकाउंट अलग चलता है, प्रीमियम से हमारा डिस्काउंट को कोई लेना देना नहीं होता। 10 में से बेसिकली आपको 4 रुपए मिल गए हैं, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आप डिस्काउंट अलाउड कर सकते हो वो कितने का अलाउड कर सकते हो आप, 4 का। तो अगर आप यहां पर देखो 10 में से 4 रुपए आपको मिल गए हैं तो कितने नहीं मिले हैं, 6 रुपए आपको नहीं मिले हैं। तो मिनिमम री इशू प्राइस कितनी रही आपकी, वो रही आपकी 6। ठीक है। A share of rupees 10 originally issued at a premium of rupees 1 on which application allotment money excluding premium of 5 was received। अब इसी को थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट करके बोल दिया। क्वेश्चन यही है, 10 का शेयर है, 1 रुपए का प्रीमियम है, अभी भी 5 रुपए मिले हैं बट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, पूरे 5 रुपए मिल गए हैं। इसका मतलब अब प्रीमियम कहां पर होगा, यहां पर रहा होगा। तो यहां पर आप अगर 6 रुपए लिख रहे हो तो ये 5+1 है। ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा, 10 में से 5 मिल गए हैं एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम तो हम वैसे भी नहीं देखते हैं, तो सीधी सी बात है 10 में से 5 मिल गए तो मैक्सिमम डिस्काउंट 5 का है। मिनिमम री इशू प्राइस कितनी रहेगी, 6। नो प्रीमियम क्यों देख रहे हो, मिनिमम री इशू प्राइस है तब भी हमें प्रीमियम नहीं देखना भाई, 10 में से 5 नहीं मिले ना तो वो 5 ही हमारी क्या है, मिनिमम री इशू प्राइस। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या फेस वैल्यू, मैंने कहीं नहीं लिखा प्रीमियम। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन री इशू। देखो हालांकि ना आप री इशू का गेन निकालना सीख चुके हो, याद करो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इसको कैलकुलेट करने का, कि कैसे कैलकुलेट करते हो। आप एक फॉर्मूला यूज करते हो, अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स इनटू री इशू शेयर्स माइनस लॉस ऑन री इशू। आप यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुके हो कि कभी भी लास्ट वाली जो एंट्री करनी होती है हमें, फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व, वो कैसे निकाला जाता है। बट जब क्वेश्चन पूरा हो तब तो आपको ये काम करना आता होता है। बट पता है क्या होता है, जब 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ना और सिर्फ एक ही चीज पूछी जाती है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अब कैलकुलेशन कैसे करें। अब क्या पहले वो सारी पहले 3 एंट्रीज करके देखे फिर कैलकुलेट करें, नहीं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि आप 1 नंबर के क्वेश्चन को भी 3 नंबर की तरह सॉल्व कर रहे हो। वो हमारी बेवकूफी है, फिर हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है और फिर हम कहते थे कि पेपर लेंदी था। पेपर लेंदी नहीं होता है, हम उसे लेंदी खुद करते हैं। ठीक है। तो देखो फिर ऐसे क्वेश्चन जब सेपरेटली आते हैं 1 नंबर के लिए, सिर्फ एक ही चीज आपसे पूछी गई है तो उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 59। एक ही क्वेश्चन है, उसी के अंदर 2 पार्ट्स है हमारे पास। क्वेश्चन है what amount of gain on reissue will be transferred to capital reserve under the following situations। तो पहले पार्ट में लिखा है 3000 shares of rupees 10 each of Rakesh were forfeited by crediting the 5000 to forfeited shares account। तो क्वेश्चन में लिखा है कि हमने राकेश के 3000 शेयर्स को फॉरफिट किया, और जब फॉरफिट किया तो आपको याद है ना, आप एंट्री करते हो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फॉरफिटेड, क्रेडिट करते हो ना, उस क्रेडिट का इन्होंने आपको अमाउंट दे दिया है कि आप फॉरफिटेड शेयर्स में आपके पास क्रेडिट साइड में कितना पैसा है, 5000 आपके पास है। आउट ऑफ दीज 1800 शेयर्स वर री इशूड टू मोहन फॉर 9 per share as fully paid up। अब हुआ क्या, टोटल आपने कितने शेयर्स फॉरफिट करे हैं, 3000 है ना, 3000। 1800 को आपने री इशू किया। अब कैसे री इशू किया,
फुल्ली पेड अप मतलब 10 का शेयर था बट 9 रुपए में आपने दे दिया, 1 रुपए का हुआ आपको नुकसान। तो भाई आप यहाँ लिखोगे लॉस ऑन री इशू। कैसे निकालोगे? 1800 शेयर्स पे 1 रुपए के हिसाब से आपको नुकसान हुआ। तो बेसिकली कितने का नुकसान हो चुका है आपको? 1800 का। अगर मुझे अब गेन निकालना है तो मुझे ये सारी चीजें चाहिए, तो मैं अब निकाल सकती हूँ, मेरे पास सारी चीजें हैं गेन ऑन री इशू निकालने के लिए। अमाउंट फॉरफिटेड, यही तो है अमाउंट फॉरफिटेड, 5000। कितने शेयर्स पे? 3000 शेयर्स ही तो आपने फॉरफिट किए हैं, इनटू री इशू शेयर्स कितने हैं? री इशू शेयर्स हैं आपके 1800 माइनस लॉस ऑन री इशू 1800। तो बताओ भाई कितना आएगा? तो ये आ गया आपका 1200 रुपए। ठीक है, समझ आ गया? चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। Z Limited forfeited 20 shares of 100 each, 60 called up, issued at par to Shiv on which he paid ₹20 per share. अब यहां क्या हुआ? आपने 20 शेयर्स को फॉरफिट किया है, ठीक है। शेयर कितने का है? शेयर तो 100 रुपए का है, बट कॉल्ड अप कितना है? 60 आपका कॉल्ड अप है, तो हमें कॉल्ड अप को देखना होगा। उसमें से वो कहते हैं ऑन विच 20 पर शेयर वाज पेड, 60 में से 20 रुपए मिल चुके हैं, तो भाई कितने नहीं मिले होंगे? 40 नहीं मिले होंगे। आउट ऑफ दीज 50 शेयर्स वर री इशूड, सॉरी, आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर री इशूड, आपने 15 शेयर को री इशू किया है टू राजेश एज 60 पेड अप फॉर 45 पर शेयर। 60 पेड अप यानी कि आप 60 रुपए का सामान दे रहे हो 45 रुपए में, फायदे में दे रहे हो नुकसान में? नुकसान में ना। आप 60 की चीज 45 में दे दी, ठीक है, तो 15 का हो गया आपको लॉस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज मुझे आसानी से पता चल रही है मैं वो कैलकुलेट कर लेती हूँ, लॉस ऑन री इशू। तो 15 शेयर्स पर 15 का ही लॉस हुआ, तो टोटल लॉस हो चुका है 225 रुपए का। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। मुझे दूसरी चीज क्या चाहिए कि कितना पैसा मेरे पास है इस टाइम पे फॉरफिचर शेयर में। तो भाई ये जो पैसा आपको मिल चुका है यही तो होता है फॉरफिटेड अमाउंट। तो आप, हाँ, तो आप निकाल लो ना फॉरफिटेड अमाउंट कि आपके पास 20 शेयर्स थे, उसके ऊपर आपको 20 रुपीज ही मिले हैं, तो कितने पैसे मिल चुके हैं? 400। अब आपके लिए काम आसान हो चुका है गेन ऑन री इशू निकालने का। आपने अमाउंट कितना फॉरफिट कर रखा है? 400। कितने शेयर्स पे? 20 शेयर्स पे। जबकि आपने री इशू कितने करे? 15। नुकसान कितने का हुआ? 225 का। तो ये आ गया आपका 75। इस तरीके से एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और देखो, अब मैंने अगर आपको ये क्वेश्चन कराया कि गेन ऑन री इशू निकालो, तो जरूरी नहीं है गेन ऑन री इशू ही पूछे, वो गेन ऑन री इशू दे भी सकते हैं और आपसे लॉस ऑन री इशू पूछ सकते हैं। अगर उन्होंने आपसे लॉस ऑन री इशू पूछ लिया तो भाई देखो बाकी चीजें दे देंगे वो, जैसे मैंने कह दिया कि अब वो गेन ऑन री इशू दे देंगे, यहाँ की चीज भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये तो निकाल सकते हो ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए कि वो कुछ भी पूछ ले, हमें पता है। क्लियर?